आप लोग कौन कौन लाइव है जल्दी से गुड मॉर्निंग कर दीजिए। आज इंटरेस्टिंग सेशन है हमारा, पर मैं अभी दीवार से बात कर रहा हूं तो मैं वेट करता हूं। शुभम प्रियेश ने ऑलरेडी लाइक कर दिया है। शुभम गुड मॉर्निंग। आप दिखाई नहीं दे रहे मुझे, बिना देखे आपने मिस्टर इंडिया की तरह शायद लाइक कर दिया है, लाइक कर दिया है। शुभम प्रियेश गुड मॉर्निंग। आप मुझे यहाँ पे लाइव दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अब दिखाई दे रहे हैं। शुभम जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए, नीचे एक छोटा सा बटन दबाना है। जीनत अहमद गुड मॉर्निंग। शिशिर कुमार गुड मॉर्निंग। जीनत शिशिर प्लीज इसे शेयर कर दीजिए अपनी टाइमलाइन पे। वैष्णवी पालेकर गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने काफी सारे ईमेल्स एक्सचेंज किए, होपफुली आपको शेड्यूल मिल गया होगा। गुड मॉर्निंग, प्लीज अपने टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। विवेक तोमर, विकास शाही गुड मॉर्निंग। शीर्षक मेहरोत्रा गुड मॉर्निंग। कल ज्योति शाही, एक और शाही गुड मॉर्निंग। शुभम प्रियेश शेयर, थैंक यू। रोहित गुड मॉर्निंग। आनंदिता आनंद गुड मॉर्निंग। रोहित प्लीज इसे अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। प्लीज गाइस शेयर करके यहाँ पे टाइप कर दीजिए कि आपने शेयर कर दिया। शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए। जहां मीर गुड मॉर्निंग। महारुद्रा पांडा गुड मॉर्निंग। आपके बहुत सारे नाम हैं। दुर्गेश चंद्र झा गुड मॉर्निंग। और कौन है? शिशिर कुमार को मैं गुड मॉर्निंग कर चुका हूं। अनिकेत गुड मॉर्निंग। बीइंग अभय या बीइंग साइरस गुड मॉर्निंग। रजिया सफवी गुड मॉर्निंग। गाइस एक बार कंफर्म कर दीजिए आप कौन कौन सी जगहों से है। मैं जानता नहीं हूं, मैं जानना चाहूंगा। रोहित आप बता दीजिए कहां से है। मुझे लगता है पटना से है। लता शर्मा गुड मॉर्निंग। आज का सेशन क्या है सर? अभी राजीव रंजन ज्वाइन करेंगे। शुभम प्रियेश, मैं बिहार को जानता हूं, तो बिहार में स्पेसिफिकली कहां से है वहां से बता दीजिए। मैंने बिहार में 17 टाउन्स में काम किया है। प्रांजल कुमार पटना से है, वेरी गुड। शिशिर कुमार भी पटना से है। अनिकेत प्रकाश मोतिहारी से है, जाके सांसद राधा मोहन सिंह है। जहामीर कश्मीर में आप कहां से है? रजिया साफवी मेरठ से है। गाइस अपने टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए प्लीज इसे। प्लीज शेयर इट ऑन योर टाइमलाइन, बहुत ज्यादा जरूरी है। लता शर्मा जोधपुर राजस्थान से। लता शर्मा आपने हमें कहा कि बहुत जबरदस्त ऐप है और 4 स्टार रेटिंग दे दिया। ये क्या बात है? बहुत जबरदस्त लगा तो आपको 5 स्टार रेटिंग देना है। कोडरमा झारखंड, जीनत अहमद ओके। आरिफुल अस्लाम आसाम से। जहामीर श्रीनगर से। शिखर माथुर भिलाई से, वेरी गुड। अभिजीत गुप्ता महारुद्र पांडा कोलकाता से। अनिकेत प्रकाश कह रहे हैं राधा मोहन सिंह मेरे रिलेटिव है, वेरी गुड। अभिजीत कुमार गुप्ता वाराणसी से है। शीर्षक मल्होत्रा भी वाराणसी से है। खतीब अब्बासी आजमगढ़ से है। रंजन यादव आप कहां से है? गुड मॉर्निंग। और गाइस सब लोग प्लीज इसे अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। वैष्णवी पालेकर अमरावती से है। चलिए यहाँ पे काफी अच्छा सा ग्रुप बन रहा है। अरूप विश्वास गुड मॉर्निंग। अरूप आप कहां से है? दुर्गेश चंद्र झा पटना से है। दुर्गेश के बारे में मुझे पता था, दुर्गेश से शायद फोन पे बात हुआ है। गाइस एक चीज है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। रंजन कुमार यादव भाई बिहार में कहां से आप बताइए। समीर कुंडू गुड मॉर्निंग। उमाकांत बिस्वाल गुड मॉर्निंग। गाइस इसे अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं 5 मिनट पे। प्लीज इसे टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। रंजन अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। वैष्णवी अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। चलिए तो मैं एक बार जहानाबाद से है, वेरी गुड, ठीक है। बीइंग अवे गोंडा उत्तर प्रदेश, ओके। राजीव जो आज हमें ज्वाइन करेंगे, तो मैं खुद जयपुर से हूं और राजीव गोरखपुर से है, वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। तो हमें सबका गांव पता चल गया है, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, कभी भी कॉल कर सकते हो शीर्षक, कोई इश्यू नहीं है।
ठीक है शिशिर कुमार, मेरा कमेंट दिख रहा है क्या? हाँ शिशिर, आपका कमेंट दिख रहा है। स्वप्ना बोवाल, गुड मॉर्निंग। कल तक मैं आकर्षिता बोलता था, उन्होंने कहा सब प्रोनाउंसिएशन सही करिए, आकर्षिता बोलिए। तो आकर्षिता सिन्हा, गुड मॉर्निंग, आप मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में मैंने काम किया है, मुजफ्फरपुर की लीचियां बड़ी फेमस है। चलिए, मैं बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करता था। मैंने आईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग किया है। तो मैंने कहां पे काम किया? मैंने पटना, फुलवारी शरीफ, खगौल, दानापुर, फिर पटना के बाहर चले, गांधी पुल क्रॉस किया, गांधी सेतु क्रॉस किया तो हाजीपुर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने मुजफ्फरपुर में काम किया, समस्तीपुर में रोसड़ा नाम की एक जगह है, बेतिया में नरकटियागंज है, उसके अलावा राजगीर, बोधगया, मुंगेर, बेगूसराय, बक्सर, इतनी सारी जगहों पे काम किया। दरभंगा में काम नहीं किया। दरभंगा से शायद कीर्ति आजाद है। तो हम सब एक दूसरे को पहचान गए हैं हम लोग। मैं क्या करूंगा, आप लोगों ने जो कमेंट्स में लिखा है उसे जाके नोट कर लूंगा, और फिर मुझे याद रहेगा कौन कौन कहां से है। जैसे लोग, जैसे महाभारत में बोला जाता था गदाधारी भीम, तो उसी तरह से मैं बोलूंगा मुजफ्फरपुर की आकर्षिता। आकर्षिता, हाँ। वैसे आप कहां से हो? मैं जयपुर से हूं। कपिल जयपुर से है, और राजीव गोरखपुर से है। डॉक्टर लिख देता हूं, नहीं तो गुस्सा कर जाएंगे। गोरखपुर से है। आप सब लोग भी जब इतनी मेहनत करके एग्जाम में घुस जाएंगे, कोई आपको डॉक्टर नहीं बोलेगा तो आपको गुस्सा आएगा। गाइस प्लीज इसे अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 टाइमलाइन पे इसे शेयर कर दीजिए। राजीव बस पहुंच गए, 2 मिनट में हम लोग राजीव का पूरे नगाड़ों के साथ स्वागत करेंगे। राजीव सॉरी, मैं मजे कर रहा हूं। थोड़ा बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सब लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो देख ली है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए कि किसने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो देख ली है। हम आरा से है। प्रकाश कुमार दुबे, गुड मॉर्निंग। आपका मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा, लो भाई देख लो, ठीक है? ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है गाइस। तो सब लोगों ने वीडियो देख लिया है, बहुत बढ़िया। शीर्षक में देख लिया, मुझे जल्दी से कंफर्म कर दीजिए गाइस, फिर हम स्टार्ट करते हैं। किस किस ने वीडियो देख लिया है? अरविंद वशिष्ठ, गुड मॉर्निंग। अरविंद ने नहीं देखा है। स्वप्ना भोवाल, क्यों नहीं देखा भाई? रोहित खरे, आपने भी नहीं देखा? अरे सर मेरा कमेंट नहीं दिख रहा क्या? आज दिख रहा है। अनस्टॉपेबल आनंद्या, क्यों नहीं देखा है भाई? अवंतिका आनंद देख लिया, वेरी गुड। वैष्णवी पालेकर, आपने नहीं देखा, क्यों? क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड का है, देख लेना चाहिए था। किशन भारद्वाज, अरूप विश्वास, आपने देख लिया। मैं बस पार्टूशन नहीं देखा, सॉरी फॉर दैट। चलो सर, मुझे वीडियो मिला ही नहीं। रंजन कुमार यादव, आप स्पेशल है, देखिए यार प्लीज, ये देख लीजिए वीडियो। मैं कैसे कहूं, हाउ एल्स आई एम सपोज टू मेक इट अवेलेबल। ये देखिए रंजन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बताइए आपने ऐप डाउनलोड किया है? ऐप का लिंक नीचे पड़ा हुआ है। नहीं यार, रेफर करने के लिए नहीं बोलता। ये देखो यहां पे जो 10 चैप्टर है ना, ये फ्री है, इसके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, दिख रहा है? यहां पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इस 10 चैप्टर में, तो इसके लिए तो रेफर करने के लिए नहीं बोलता। देख लो यार। अब रियो स्मिथ मैं हेल्प नहीं कर सकता, यदि आप लोग ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं आपको छोटे बच्चे की तरह स्पून फीडिंग नहीं कर सकता हूं। चलिए उमाकांत, वेरी गुड, आपने स्ट्रक्चर से देख लिया है। चलिए ऑलराइट गाइस, तो मैं राजीव को बुलाता हूं। राजीव सेशन में 3 चीजें कवर करेंगे आज। यहां पे दिख रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके आपके जो भी डाउट्स है, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वीडियो देख लिया होगा, कि तो डाउट्स कुछ खास रहे नहीं होंगे। और एम्स की तैयारी कैसे करें, और जनरली राजीव
आपको कुछ मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स भी कवर करेंगे। तो राजीव, आप जिस भी सीक्वेंस में कवर करना चाहें। राजीव, एक चीज ये है कि ये जो 3 4 5 6 और ये सारा जो लिखा हुआ है, ये फ्रेम इतना ही है, राइट? तो ऊपर ये पूरा है, इस तरह से है। चाहे तो मैं लाइन बना देता हूँ, समझ गया। ठीक है? तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। चलिए देखिए, वो लाइन आ भी रही है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं राजीव हूँ। मैंने इन से एमबीबीएस किया है और करंटली कपिल सर के साथ हूँ और इस समय मैं पीजी के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि काफी सारे लोग आपको पहले गुड मॉर्निंग बोलेंगे सर। अच्छा, तो अच्छा, थैंक यू, वेट कर लीजिए, मतलब यहाँ पे थैंक यू फैसल साहब। रियो स्मिथ, अरुण विश्वास, हाँ। ओके, महेंद्रा पांडा जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग और जो भी है सलाम और सत श्री अकाल। मैं ज्यादा उधर नहीं देखूंगा, मैं सीधे टू द पॉइंट रहते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोचते होंगे इस चीज को लेकर के। हेलो, हाँ, आप लोगों को मेरी बात सुनाई दे रहा होगा, तो मैं आपको ज्यादा स्पेसिफिक होते हुए गाइस एक बार कंफर्म कर दीजिए कि राजीव की आवाज क्लियरली आ रही है आप लोग को। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? आज का सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल थोड़ा सा और रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसको अभी तक आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को समझ नहीं पाए होंगे। तो मैं उन सारी चीजों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये कौन महोदय है? रियो स्मिथ, जो इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं। देखिए, कोई यहां पे फ्री नहीं है, बात समझिए। मैं एम्स से हूं, तो मेरे पास इतना समय नहीं है। आप लोग थोड़ा सा एक डेकोरम मेंटेन रखिए, आप लोगों को फ्यूचर डॉक्टर बनना है, तो इसलिए जरूरी है कि अपने हर एक एक्टिविटीज में वो चीज नजर आनी चाहिए। अभी जो कपिल सर आपके एक अच्छे फ्रेंड, एक अच्छे बड़े भाई के जैसे होंगे, तो इनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये आईआईटीएन हैं और इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो कि अभी तक इंडिया में पॉसिबल नहीं था। मैं बता दूं, जो नीट प्रेप का जो प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप लोग आने वाले समय में, मैं रोज तो रहूंगा नहीं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए है क्या। नीट प्रेप जो प्लेटफॉर्म है, इसे आईआईटीएन्स और कुछ आईआईएम और एम्स और हार्वर्ड के पढ़े हुए ग्रेजुएट्स ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। अभी तक एजुकेशन काफी खर्चीला था इंडिया में, बहुत महंगा था। आपको पता होगा, आप लोग किसी भी बड़ी कोचिंग को आपने ज्वाइन किया होगा, चाहे उसका लेक्चर सीरीज आपने ज्वाइन किया होगा या फिर आपने किसी भी तरीके से, आप अगर उनका क्लासरूम प्रोग्रामिंग या डिस्टेंट लर्निंग अगर आपने उनका ज्वाइन किया होगा, तो आपको पता होगा कि बहुत खर्चीला है सिस्टम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नीट प्रेप बनाया गया है, वो एजुकेशन को सस्ता करने के लिए, और खास तौर पर अभी मैं सुन रहा था तो मैंने इस चीज को देखा, मोतिहारी, पटना, बनारस और हाँ, जहानाबाद और ये जम्मू कश्मीर तक के लोगों तक अब एजुकेशन पहुंच सकता है, क्योंकि इंटरनेट की इतनी पहुंच हो सकी है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को पहले समझ लें। इसके लिए सबसे ज्यादा जिनको मैं समझता हूं कि क्रेडिट दिया जाना चाहिए, वो मिस्टर कपिल हैं, जो अपने आप में दुनिया के जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स रहे हैं उन पर इन्होंने काम किया है। अमेरिका के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने काम किया। फिर एक हार्वर्ड के ग्रेजुएट रहे हैं मिस्टर घनश्याम तिवारी, उनके साथ मिलकर के एक मिस्टर जयप्रकाश हैं, आईआईएम के एलुमनी हैं, उनके साथ जुड़ करके मिस्टर कपिल ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया। और करंटली ये इंडिया के जो सबसे अच्छे फैकल्टीज हैं उनको एक जगह लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ताकि मुझे पता है कि जब हम अपनी तैयारी कर रहा था तो मुझे कितना खर्चा पड़ा था, और सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है। एजुकेशन का सबको हक होना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाता है। एजुकेशन उसी को मिल पाता है जो जिसके पास पैसे हैं। तो पढ़ना तो हर कोई चाहते हैं और पढ़ना सबका हक भी है। इसीलिए कपिल सर ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसमें आप लोगों को मदद मिलेगा। मैं चूंकि आज आए हुए हैं, रोज तो मैं आ नहीं सकता, तो इसलिए मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म कोई मजाक मत समझिएगा।
ये आपकी जिंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म है। और जब मैं था आपके लेवल पे, आपके स्टेज पर था, तो मुझे कोई ये बात बताने वाला था नहीं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए। ये बस आप समझ लीजिए एक जुनून है, और ये जुनून है मिस्टर कपिल की कि कुछ अच्छा किया जाए। बहुत सारे लोग, आपको पता होगा, जो लोग कहीं पर भी इसको ज्वाइन करते हैं, तो एक ने लिखा है अजय मोहन सर की एम फॉर एम्स। वो मेरे फ्रेंड हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड हैं। कार्तिकेय त्रिपाठी, वो मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड हैं। अजय मोहन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, एम्स से ही वो हैं। और इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें इतनी नॉमिनल चार्जेस पर टोटली फ्री हैं। तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये मजाक का है, ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, लेकिन ये बिल्कुल मत समझिएगा। मैं आपको बता दूं, मैं भले ही एम्स में सेलेक्ट हो गया, लेकिन मैं जिंदगी जीना नहीं जानता था। मैं जब मिस्टर कपिल से मिला, उसके बाद मुझे लाइफ के डिसिप्लिन सीखने को मदद मिला। इसलिए आप इस चीज को इस तरीके से समझे कि आपको कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो भी अगले 60 दिनों तक, 60 डेज तक कोई आपकी मदद करने वाला है। तो ये जो मदद आपको मिल रही है, इसको मजाक में मत लीजिएगा, वरना आप अपनी खुद के साथ मजाक कर रहे होंगे। क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं, इन लोगों ने अपनी लाइफ को अचीव कर लिया है। आपको अचीव करना है, आपके अपने खुद के सपने होंगे। उस सपने को पाने के लिए जरूरत ये है कि कोई चीज अगर है अच्छी तो उसको एक्सेप्ट किया जाए। और मैं चूंकि आपका बड़ा भाई हूं, तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें पर डे जो कपिल सर आपकी मदद करते हैं, ये वाकई बहुत ही बड़ी हेल्प होने वाली है। और कपिल सर के लिए मैं एक अच्छी बात आपको बता दूं कि नॉर्मली मैंने खुद भी कोचिंग किया था आप लोगों के दौर में, जब आप लोगों के स्टेज पर था, मैंने खुद भी कोचिंग किया। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई है, आप लोग भी देखते होंगे कि जब कोचिंग जब की जाती है, तो उस समय बहुत तरीके की केवल मार्केटिंग का एक हिस्सा बच्चों को बना लिया जाता है। उसमें जो कहा जाता है और जो डिलीवर किया जाता है, उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। आपने इस चीज को देखा भी होगा, कहते कुछ हैं, बाद में करते 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 वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता है, और पैसा एक बार आपने दे दिया तो बस दे दिया। लेकिन मैंने मिस्टर कपिल के साथ जुड़ करके मैंने इस चीज को देखा है कि ये जो कमिटमेंट करते हैं, वो कमिटमेंट 100% पूरा होता है। मैं मतलब, चूंकि मेरे लिए आपके फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं चूंकि एक मेडिकल एस्पायरेंट कभी आपके दौर में था, जो प्रेशर आज आप झेल रहे हैं, जो देख रहे हैं प्रेशर, वो प्रेशर कभी मैं भी देखा करता था। तो जो प्रेशर आज आपके पास है, वो प्रेशर मैं भी कभी देखता था। और इवन मैं बता दूं कि अगर कोई मुझसे बोले कि आप डॉक्टर बन के रहना चाहोगे अपनी लाइफ में, या फिर आप एज ए टीचर, तो मैं आपको बता दूं, मुझे टीचर बन के रहने में ज्यादा खुशी होगी। वो इसलिए क्योंकि एजुकेशन का एक ऐसा प्रेशर है जिसमें बहुत बड़ा लाइफ का एक पीरियड, मतलब नियर अबाउट 20 ईयर्स एक डॉक्टर की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और आप जानते हो ना, 60 ईयर की लाइफ में अगर आप 20 ईयर स्ट्रेस में जी रहे हो, स्ट्रेस का मतलब समझते हैं ना, पूरी जिंदगी चौपट होने वाली है डॉक्टर्स की। अभी आप लोग एमबीबीएस में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे पूरी जिंदगी में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक डॉक्टर की जिंदगी बहुत ज्यादा पढ़ाई से गुजरने वाली है, और इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। लेकिन मैंने थोड़ी खुद से अपना जो भी मुझे एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने कोशिश किया कि मैं उस चीज को, उस स्ट्रेस को आपकी जिंदगी में ना आने दूं। और इसी प्रयास में मुझे खुशी होती है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए अच्छा, तो मैं करूंगा। और यहां पर जो कपिल सर का प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें जितने भी लोग इस समय हमारे इस प्रोग्राम में आ रहे होंगे, वो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे होंगे। उन लोगों को ये लग रहा होगा ये प्लेटफॉर्म है क्या, कौन लोग आते हैं, कैसे लोग होते हैं। तो ये आप जान लें कि जो बड़ी बड़ी जितने भी कोचिंग्स रही हैं, वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेवल के लोग और कैरियर काउंसलर्स, और ये लोग खुद भी इंडिया के टॉप क्लास के मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से रहे हैं। तो इन लोगों का जो अपना एक्सपीरियंस है, जो लाइफ को जीने का तरीका है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसे आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो जाता, कोई भी ऐसे आईआईएम में सेलेक्ट नहीं हो जाता, कोई भी ऐसे ही एम्स में सेलेक्ट नहीं हो जाता। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काम वही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। और सच्चाई यही है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जिंदगी को मजाक ना बनाइए, वरना जिंदगी कभी हमें मजाक बना देती है, हमारा मजाक बना देती है।
तो इसलिए मैं इस चीज के बारे में सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि आप लोग पूरी तरीके से ईमानदारी से अपनी स्टडीज जारी रखिए और जो स्ट्रेस है उसको कम से कम रखिए। अब सवाल ये आता है कि तो राजीव मैं एक बार अच्छा प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता था जी। तो गाइज ऐसा करिए, राजीव ने आपको अपना थोड़ा शेयर किया एक्सपीरियंस, व्हाई बीइंग सीरियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक काम करिए, आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वीडियो देखे, शुड यू फर्स्ट डू द, तो 3 पार्ट में करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फिर एम्स के बारे में राजीव आपको स्पेसिफिकली बताएंगे। काफी सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि जीके और लॉजिकल थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका क्या किया जाए। ठीक है, तो राजीव पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा जूस आएगा। लोग और कुछ भी जूलॉजी का पूछना चाहे पूछ ले, जनरल उन्हें बता दे, कुछ आप एनसीईआरटी की हेडिंग वगैरह बता रहे थे वो बता दें। तो गाइज जरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आपके जो भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में मैं बता दूं, जैसा कि अभी मैंने देखा कपिल सर ने जब आप लोगों से पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़े हैं, तो मैं देखा कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे। तो मैं इस बात को आपसे बता दूं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एनसीईआरटी के ही दायरे में मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। अब कोई ये ना सोचे कि मुझे मेडिकल साइंस कम आती है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो लोग यूट्यूब पे जाकर के देखिएगा, राजीव रंजन एम्स करके मेरा एक चैनल है। राजीव रंजन एम्स चैनल पर करंटली अप्रोक्सीमेटली 3300 डॉक्टर्स आते हैं पढ़ने के लिए, 3300 डॉक्टर्स। और मुझे पता है कि आने वाले समय में जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है वो जब आप लोग एमबीबीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उस समय भी आपकी मदद करने वाला है। और मैंने 19 जो सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीबीएस के, उन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश किया है। और विश्वास करिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और चाइना में जो इंडियन स्टूडेंट्स गए हुए हैं, और शायद इंडिया का कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां के लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे जो राजीव रंजन के नाम से कभी आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो मेरे चैनल पर लोग आते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपको अपनी लिमिट तय करनी है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाँ, ectopic pregnancy पूछ लो, दोनों ठीक है। पूछ लो। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए, इसको जब आप एमबीबीएस में जाएंगे तो गायनी में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी में, ऑप्स में, ऑब्स्टेट्रिक्स में इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑप्स और गायनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्स में इसको आप पढ़ते हैं। ऑप्स में ये कहा जाता है कि अगर यूट्रस की जो एनाटॉमिकल जो लोकेशन है उससे अलग हट करके कहीं पर भी एम्ब्रियो इम्प्लांट अगर करता है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। जैसे मैं एक इमेज बना करके दिखाता हूं आपको। अगर आप लोगों की अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा चाय पीना चाहूंगा, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पिया है। और मैं आपको बता दूं, कपिल सर से मैंने सीखा है एक चीज। कपिल सर से ये बात सीखा है कि काम करना है तो ऑनेस्टली करना है। तो कल रात का मेरा टारगेट था एक वीडियो बनाना था, और चांस की बात थी कि मुझे ऑप्स पर, ऑब्स्टेट्रिक्स पर ही मुझे लेक्चर्स बनाने थे। तो वो बनाते बनाते 5:30 बज गया सुबह। फिर मुझे 9 बजे यहां पर भी आना था, तो मैं डर रहा था पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो फिर चूंकि कपिल सर को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं, तो मैंने फिर 7:30 बजे में उठ गया और टाइमली आपके बीच में हूं। तो देखिए, जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जब आप पार्ट्स को देखते हैं तो ये सारे पार्ट्स आपको पता है, सारी चीजें जानकारी में है। ठीक है, नेचर में इतनी सारी ब्यूटी है नेचर की कि आप, नेचर की अपनी एक ब्यूटी है जिसमें प्रॉपर किसी भी हिस्से को एक प्रॉपर लोकेशन पर ही इम्प्लांट, उसका फंक्शन एक प्रॉपर लोकेशन पर ही होता है। जैसे हर चीज का एक फंक्शन तय है, ब्रेन का फंक्शन तय है, हाथ का फंक्शन तय है, हमारे जो अपर लिम्स के फंक्शन तय है, लोअर लिम्स के फंक्शन तय है। ऐसे ही यूट्रस का एक अपना फंक्शन तय है कि ये फीटस को या उससे पहले एम्ब्रियो को ये इम्प्लांट करता है। आप समझ सकते हैं, यहां पर आकर के फीटस का ग्रोथ यूट्रस में होता है। अब एक सवाल ये आता है कि अगर आपको पता है एम्बुला में या स्टमक और एम्बुला के जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है, ये बात आप जानते होंगे। अब होता क्या है कि ये जो स्टमक और एम्बुला के जिस जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियो का, सॉरी
स्पर्म और ओवा का, वहां से 4 डेज लग जाते हैं उतरने में जाइगोट को। जाइगोट यहां से जब फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट अगले 4 डेज तक फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है, और इसका नाम जाइगोट नहीं कहेंगे क्योंकि अगले ही 24 डेज में, सॉरी 24 आवर में ये लगातार मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं। अच्छा, मैं बताता हूं, अभी एक एक करके मैं बताऊंगा, पहले जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखिए, और बिल्कुल बचपना नहीं करना है। मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर की जिंदगी में थोड़ा सीरियस रहने का स्कोप ज्यादा है, ज्यादा हम मौज मस्ती नहीं कर सकते, तो बहुत सीरियसली मेरी बात सुनिएगा। होता क्या है कि जब स्पर्म और ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो जो बनने वाला जाइगोट है, ये जाइगोट मैं यहां पर शो कर रहा हूं, ये जाइगोट अगले 24 आवर के भीतर ही 24 आवर के भीतर ही डिवाइड करना शुरू कर देता है, 2 सेल स्टेज। उसके बाद तेजी से वो डिवाइड करते हुए बढ़ेगा 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज में पहुंच जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं चलूंगा, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पर जाइगोट बन गया, जाइगोट आगे डिवाइड करते हुए फैलोपियन ट्यूब में ही अगले 4 दिनों तक रहता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके उतरता है, यूट्रस में आता है। यूट्रस में भी इसका अपना एक लोकेशन होता है, खास लोकेशन होता है। इसको अपर सेगमेंट में इंप्लांट होना होता है, इसका भी एक खास लोकेशन है। जब आप एमबीबीएस में जाएंगे तो ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, ये आप यहां इसके खास लोकेशन पर अपर सेगमेंट में ही यूट्रस के जाकर के इंप्लांट करता है, और यहां पर ये इंप्लांट करता है, और उसके बाद ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि यहां इंप्लांटेशन कहां पर होगा। तो आपको पता होना चाहिए, यूट्रस की जो दीवार होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है, इसमें एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और उसके बाहर सिरोसा की लेयर होती है, पता है ना आपको। यहां पर जो इंप्लांटेशन होता है, थोड़ा सा इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि यहां से एनसीईआरटी का लिंक आपको समझ में आ सकता है। मेरी बात समझिएगा, यूट्रस की दीवारों की थिकनेस को अगर मैं देखूं तो सबसे इनर साइड में एंडोमेट्रियम होता है, आपको पता है, और एंडोमेट्रियम से आउटसाइड में चलेंगे तो मायोमेट्रियम होता है, और उससे बाहर चलते हैं तो सिरोसा की लेयर होती है। तो ये है सिरोसा की लेयर। तो सबसे भीतर है एंडोमेट्रियम की लेयर, जो प्रॉपर यहां पर एम्ब्रियो जाकर के जुड़ता है। वो एम्ब्रियो, या जिसको आप एग्जैक्टली बोले तो मारुला के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, वो जाकर के जुड़ते हैं। मैं बहुत ज्यादा अपना ज्ञान नहीं फैलाना चाहता, लेमैन लैंग्वेज में बस आपको समझाना चाहता हूं कि यहां से जो एम्ब्रियो जो आगे डेवलप कर रहा है, आपको पता तो होगा ही, 16 सेल स्टेज में मारुला कहते हैं। मारुला कहने के बाद ये धीरे धीरे ये आगे और ग्रो करता है, ये बात आपको पता होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे क्या होता है इसमें। 2 सेल तक तो आप समझ सकते हैं, 4 सेल भी आप समझ सकते हैं, 8 सेल भी आप समझ सकते हैं। 16 सेल में हो जाने के बाद ये मलबरी शेप का हो जाता है। जो लोग बिहारी लोग होंगे या यूपी से होंगे, उन लोगों को पता होगा शहतूत मलबरी, है ना, तो उसके जैसा होता है। राजस्थान के लोग भी जानते होंगे, शहतूत एक होता है। तो शहतूत के जैसा होने की वजह से, इसको मलबरी शेप का होने की वजह से इसको मारुला कहते हैं। अब ये मारुला धीरे धीरे डिफरेंशिएट करता है, मैंने यहीं तक आपको बताया। हाँ, ठीक है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी से पहले का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं शुभम जी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं समझा रहा हूं। एक्चुअली क्या है, एबनॉर्मेलिटी तभी आप समझ पाएंगे जब आप नॉर्मल चीजों को समझ पाएंगे। और यहां पर हाँ, इस समय 16 सेल स्टेज के बाद जो है ना, ये एक ग्लोबुलर, एक मास बन जाता है जिसको मॉरुला कहा जाता है। मॉरुला स्टेज होती है, ये फैजल जी ने कहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, नहीं, इसके बाद मैं बताता हूं। यहां पर जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो इसके बाद बनेगा, 16 सेल स्टेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या होगा कि ये जो आप मलबरी शेप का जो एक एग्रीगेशन बनता है, इसको आप समझें। इसके बाद यहां सेलुलर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। अभी तक जो सेल थी वो मोर और लेस टोटिपोटेंट थी। इसके बाद ये सेल्स अपने फंक्शंस को डिफरेंशिएट करती हैं। ज्यादा टर्म्स पर मत जाइए, मैं बता दूंगा, अगर कोई डाउट है तो उसको मैं आपको बता दूंगा। यहां पर देखिए, ये जो मलबरी शेप की जो सेल्स हैं, ये धीरे धीरे अब अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करती हैं, और इसमें से ये चूंकि एनसीईआरटी में यहां तक लिंक दिया हुआ है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, यहां जो मलबरी शेप का जो
ये स्ट्रक्चर बना है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें एक इनर सेल मास बन जाता है, बात समझिएगा, इनर सेल मास बन जाता है, और एक बन जाता है यहां पर ट्रोफोसाइट्स। यहां पर दो तरीके के सेल्स का एक एग्रीगेशन बनता है, और इसके बाद इनर सेल मास ही प्रॉपर एम्ब्रियो को बनाने का काम करता है। जो सराउंडिंग सेल्स हैं ये इसके प्रोटेक्शन और प्लेसेंटा को बनाने का काम करती हैं। यहां तक एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, इसके डिटेल में नहीं गया है कि कैसे प्लेसेंटा डेवलप करेगा या ये सारी चीजें कैसे डेवलप होंगी, उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से मैंने आपको बताया कि इस स्टेज में जब ये ब्लास्टोसिस्ट के रूप में जब ये डेवलप हो गया, यहां पर इसके भीतर एक कैविटी है, तो उन सारी चीजों को देखने के बाद यहां पर देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट जो डेवलप हो रहा है, ये अल्टीमेटली जो आगे की ओर डिफरेंशिएशन बन रहा है, इसमें जो ट्रोफोसाइट्स हैं ये आगे चलकर की ट्रोफोसाइट्स सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट में बदलते हैं, और ये आगे ये प्लेसेंटा बनाने का काम करते हैं। तो ये जो हिस्सा है इनर सेल मास के ऊपर की ओर जो मैं दिखा रहा हूं, ये पार्ट प्लेसेंटा बनाने का काम करेगा। तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जाकर के एंडोमेट्रियम में जाकर के इंप्लांट करता है। ये एंडोमेट्रियम में जाकर के इंप्लांट करता है। मैं नॉर्मल अभी आपको बता रहा हूं इंप्लांटेशन होता क्या है। नॉर्मल इंप्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम में। कई बार अब यहीं से शुरू होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बात समझिए। यहां पर देखिए आउटर सेल मास जिसको आप कह रहे हैं वही ट्रोफोब्लास्ट होती हैं, वो आगे चल करके यहां अच्छा ठीक है, आप सभी के क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा, क्योंकि देखिए मैं एक लिमिट से ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि एनसीईआरटी ने ज्यादा मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए मेरी एक लिमिट है, उससे ज्यादा मत समझिए, ठीक है। और यहां पर एक ने पूछा कि इनर सेल मास का क्या मतलब है। ये जो इनर सेल मास है ये एक्चुअली एम्ब्रियो, फ्यूचर एम्ब्रियो के सारे पार्ट्स बनाती है। ये सवाल फैजल खान ने किया है। तो ये जो इनर सेल मास है ये तीनों जर्मिनल लेयर को आगे डेवलप करेगा, और जो आउटर सेल मास जिसको आप कह सकते हैं जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो कि सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट के रूप में बनाएगा, जो प्लेसेंटा बनाएगा, और इसके अलावा एमनियन कोरियन की लेयर भी इसी आउटर सेल मास से बनती है। तो कहने का मतलब है, हाँ ठीक है, एमनियन एक ने बोल दिया, ठीक है, तो ठीक है अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे मुझे पहुंचने दीजिए। आप उसका रिस्पॉन्ड मत करिए, क्योंकि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ जो लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आई एम राइटिंग देम। तो आपको चिंता मत करिए, आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी अब यहां पर देखिए, यहां तक मैंने आपको बताया नेचुरल प्रेगनेंसी में इंप्लांटेशन कहां पर होता है, एंडोमेट्रियम में होता है। दो चीज और यहां पर जान लीजिए, एंडोमेट्रियम की वॉल ही शेड ऑफ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। मेंस्ट्रुअल जो ब्लीड होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड होता है, वहां पर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड होती है वो एंडोमेट्रियम के शेड ऑफ होने से होती है। मायोमेट्रियम हमेशा इंटैक्ट रहता है, मायोमेट्रियम हमेशा इंटैक्ट रहता है, ये चीज आपको याद रखना होगा। एम्ब्रियो जो है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ चीजें तो आपको मानना होगा ना कि एमबीबीएस इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कुछ आप एक्सप्लोर एक साथ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये है कि आपका बड़ा भाई हूं मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, एनसीईआरटी से ज्यादा बिल्कुल मत पढ़िएगा। बायो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बायो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको बायो में एक लिमिट तय करनी है, क्योंकि अगर आपका टारगेट एम्स है, अगर आपका टारगेट है नीट में टॉप 100 में रैंक लाना, टॉप 200 में रैंक लाना, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी ध्यान देना है। और चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, जिंदगी की जो सच्चाई है उसको आपको मानना है। इसलिए मैं यहां पर जो आपको बात बता रहा था इम्प्लांटेशन की, नेचुरल इम्प्लांटेशन की, तो बताया एंडोमेट्रियम में होता है। एंडोमेट्रियम का एक और इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि यहां से मेंस्ट्रुअल ब्लीड के दौरान एंडोमेट्रियम ही शेड ऑफ होती है। मायोमेट्रियम आमतौर पर ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो डिलीवरी के समय कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये चीज आपको पता है। अब चलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ये मिश्रा जी ने पूछा था, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तुषार जी। तो तुषार, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझ लीजिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बस इंटरेस्ट के मारे बता रहा हूं, इसके बाद कुछ भी नहीं बताऊंगा। गलती आपकी है, आप मेरे ऐप को देखेंगे तो मैंने पूरी ईमानदारी से, फिर आपको लगेगा कि आपके बड़े भाई ने कितनी मेहनत किया था। पूरी के पूरे कितने सर 4 आवर का लेक्चर है ना मेरा, 4 या 5 आवर रिप्रोडक्शन। हाँ, रिप्रोडक्शन में मैंने
4-5 आवर्स का मैंने लेक्चर बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है, तो इसलिए मैं हर बात का आंसर नहीं देना चाहूंगा। एलिना आजमी बोल रही है कि एनसीईआरटी इज एनफ। बिल्कुल एनफ, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है, क्योंकि आपको एक लिमिट तय करनी है। आपको डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है, आपको खुद देखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं टीचर्स, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीचर्स गुमराह करते हैं, तो उससे मैं आपको बचाना चाहता हूं। जिसको लगता हो कि राजीव भैया को नहीं आता, वो जाकर के मेरा देखें। मैंने गायनी का लेक्चर करीब 8 आवर्स का मैंने यूट्यूब पे डाल रखा अपने चैनल पे। ऐसे ही ऑप्स का लेक्चर मैंने करीब रात में ही बनाया 6 घंटे का, अभी जाके 3-4 घंटे और बनाने हैं। तो जो एज ए डॉक्टर आपको जानना है वो अलग चीज होती है। आपको एज ए डॉक्टर बनने के लिए, यानी अभी जिस स्टेज पर है, एक 17-18 साल के बच्चे के लिए जो जरूरी है, मतलब जिस एज ग्रुप में आप हैं, उसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें जरूरी है। तो थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी बता देता हूं। होता क्या है कि यूट्रस के अपर सेगमेंट में जाकर के इम्प्लांटेशन होना चाहिए, लेकिन अगर ये इम्प्लांटेशन कहीं हो जाए, इम्प्लांटेशन इस लोकेशन के अलावा कहीं पर भी हो जाए, तो होगा क्या? होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अदर देन यूट्रस कहीं पर भी अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट कर रहा है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहां कहां हो सकता है? फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब की किस पार्ट में हो सकता है? किसी भी पार्ट में हो सकता है। एस्थमस में हो सकता है, एम्बुला में हो सकता है, इन्फंटिबुलम में हो सकता है, यहां तक कि देखा गया ओवरी में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होते हुए देखा गया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होते हुए मींस अब यहां पर क्या है, सर्विक्स में हो सकता है। यहां पर जो फ्यूजन जोन होता है फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का, यहां पर हो सकता है। सर्विक्स के हिस्से तक भी इंप्लांटेशन होते हुए देखा गया है। लेकिन आप समझ लें, नेचर ने जो एनवायरनमेंट दे रखा है प्रॉपर एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, जो फीटस को डेवलप करने के लिए जो प्रॉपर एनवायरनमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ यूट्रस में अवेलेबल है। इसलिए ये जितने भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ये आगे सस्टेन नहीं हो सकती, ये आगे जारी नहीं हो सकती है। तो होता क्या है, ये धीरे धीरे करके तमाम तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ब्लीडिंग होगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, यहां तक कि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अभी नहीं बताने वाला। ठीक है, बस इतना जानना था कि ये यूट्रस के अलावा कहीं पर भी अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब राजीव और क्वेश्चन जो आ रहा है मैंने लिखे यहाँ पे, एक कैपेसिटेशन। हाँ, देखिए एलिना आजमी ने पूछा रीजन बिहाइंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक, शायद एक्टोपिक लिखना चाह रही थी, क्या लिखना चाह रही थी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बिहाइंड जो रीजन है वो बहुत सारे अलग अलग किस्म के हैं, उसको आप अभी ना पूछें तो ज्यादा अच्छा है। और मैं नहीं चाहूंगा अभी आप रिसर्च करें, क्योंकि आगे आपके बड़े भाई का लेक्चर बहुत सारा दिया हुआ है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पर मैंने प्रॉपर एक लेक्चर बनाया है, तो उसमें मैंने दिखाया है कि यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब के जो अंदर का जो ल्यूमेन है, वो अगर इरेगुलर है तो जब यहां से आगे बढ़ेगा तो बीच में अटक सकता है। दूसरा फैक्टर ये है कि जहां कहीं भी इसको रुकावट मिलेगा, ये डिवाइड करते हुए आगे जब बढ़ता है, तो जहां कहीं भी रुकावट मिलेगा वहीं पर आकर के रुक जाता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो एंकर करने के लिए जो प्लेसेंटा डेवलप होना चाहिए वो सही से डेवलप नहीं हो पाता, तो वो खिसक करके नीचे चला आता है, सर्विक्स में पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें तो होंगी। अब मैं स्ट्रिक्टली आपको बताता हूं, अब मैं कुछ भी नहीं बताने वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, अब मैं आपको स्ट्रेटजी पर बताना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा रुक जाइए। ये महारुद्रा पांडा ने जो क्वेश्चन किया है, ये अभी करंटली एमबीबीएस कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे अभी एमबीबीएस। तो इनको ये टर्म कैसे पता है? निवन कर्म, क्योंकि बहुत सारी चीजें है ना, बाहर से पढ़ रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, महेंद्रा पांडा, मैं आपको बता दूं कि आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो अब रिप्रोडक्शन हो गया, जो भी चीजें थी, स्ट्रेटजी बता देता हूं कैसे आप लोगों को पढ़ना है। मैं इसमें बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूं जिनको बड़ा शौक है। देखिए इस साल कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, कुछ क्वेश्चन आए एक बार क्विकली। कैपेसिटेशन क्या होता है? कैपेसिटेशन मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है, इसको जब आप देखेंगे तो ही मैं बताऊंगा। इसमें ऐसा नहीं है, जैसे मैंने अभी एक टॉपिक प्रेगनेंसी मुझे समझाना था, 10-15 मिनट उसमें बेकार हुआ, उसका पूरा एक नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो जो 4 आवर का जो मेरा है वो लेक्चर आप प्रॉपर डाउनलोड करिए, देखिए, वो आपके लिए है। और जब आप हमारे एप्लीकेशन को इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें हैं। तो कृष्णा आपने वीडियो नहीं देखे क्या? सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज भिन्न क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट है? किसी ने प्रॉपर ये टर्म नहीं है,
ठीक है। और आगे जितने भी क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं, सर ये नेविन बोल रहा है कि इसमें पूछा गया है नीट के एग्जाम में हैज बीन आस्क्ड इन नीट ऑनलाइन। अच्छा आप लोगों ने ही पूछ लिया। नहीं वो गलत है। वो गलत है, वो मत पढ़िएगा, ठीक है। ठीक है, उसमें क्या होता है, सिलेबस देखिए, में नहीं है। मैं ठीक है, आप अगर अपने भाई का नॉलेज चेक करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है, एंडोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है और सिरोसा होती है, ठीक है। ये इस तरीके से बाहर की ओर जाते हैं। यहां पर क्या होता है कि एक सवाल ये भी बनता है कि जो डेवलपिंग जो फीटस है उसका जो प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम में ही क्यों एंकर करता है, वो वहीं से जाकर के क्यों जुड़ता है और भीतर क्यों नहीं चला जाता। तो यहां पर एक प्रॉपर एक लेयरिंग होती है, उसके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। दूसरी चीज ये उस लेयरिंग को डेवलपमेंट बोलते हैं। हाँ, तो उस लेयरिंग का अपना एक इंपॉर्टेंस है, उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको टर्म बिल्कुल नहीं जानना है। और यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन है ब्लास्टोमेर क्या होता है? हाँ, ये आप जब मेरे लेक्चर्स को देखेंगे वहीं पर आप समझ पाएंगे। स्टीरियोब्लास्टुलम, ये सारी चीजें मैंने वहीं पर किया है, ये बहुत फंडामेंटल ल्यूमेन फॉर्मेशन है। ल्यूमेन मींस कैविटी को कहते हैं, यहाँ पर ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन कहीं पर भी जो कैविटी होती है उसको कहा जाता है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब समझाया जा चुका है। एमनियन, कोरियन, एलेंजॉइस, ये सारी चीजें जब आप मेरे लेक्चर्स में जाएंगे तो आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज आप समझ लें कि ये जो एमनियन, कोरियन, एलेंजॉइस का जो डेवलपमेंट है, ये जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आप जब जाएंगे तो उस समय आपको एम्ब्रियोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। उसी समय आप इसको पढ़िए, ज्यादा आपके हितकर होगा। मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं, अच्छा ठीक है। देखिए महारुद्रा पांडा ने कहा कि नीट 2 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखिए महारुद्रा पांडा, एक बात सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं महारुद्रा, इस चीज को आपको याद रखना होगा कि जब कभी भी एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है, अब प्लीज थोड़ी देर के लिए आप लोग यहां पर क्वेश्चन पुट करना थोड़ा रोक दीजिए। मैं जो बात आपको बता रहा हूं उस पर आप ज्यादा फोकस करिए। एग्जाम को क्रैक करें कैसे करना है, मैं समझ गया, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कार्तिकेय, आप घबराइए नहीं, मैं बता दूंगा। यहां आपको आगे स्ट्रेटजी क्या बनानी है वो याद रखिएगा। क्योंकि मैं मतलब कई सारे एग्जाम्स मतलब मेरे क्लियर हुए थे मुझसे, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि एग्जाम में कभी भी आपको एक सही स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो भी आपने मेरा लेक्चर्स देखा होगा, इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने एनसीईआरटी से बाहर जाकर के कोई भी चीज नहीं समझाया है। जबकि अगर आपने किसी और कोचिंग में या कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे तो टीचर्स कई जगहों पर कुछ ज्यादा आपको बता देते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कहीं पर भी एनसीईआरटी से बाहर जाकर कुछ भी मत पढ़िएगा। और एक बात जान लीजिए, अगर आपको लगता है एनसीईआरटी बायोलॉजी का अगर आपके पास कमांड है और आप ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप गलती कर रहे हैं। बायोलॉजी से आप एक मार्क्स को गेन करते हैं वहां तक, लेकिन आगे आप सिलेक्शन जो आपका तय होता है वो तय होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स से। इसीलिए बायोलॉजी का जितना भी इंटरेस्ट है, जैसे शुभम मिश्रा ने पूछा है जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। ये सारी चीजें आगे आपको पढ़ना है एमबीबीएस में। और कई बार क्या होता है ना, टीचर्स, चूंकि मैं टीचर हूं, मुझे पता है, जब मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, जब तक मैं सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, तब तक मुझे ये लगता था कि टीचर भगवान होता है, जो टीचर बोलता है वो सब कुछ सही बोलता है। लेकिन जब मैं सेलेक्ट हुआ, जब टीचर्स के पैरेलल हो गया ना, जब मैं उनसे फ्रेंडशिप जैसी बात हो गई ना, जब वो मेरे दोस्त जैसे हो गए, तो पता चला टीचर अपना रोजगार बचाने के लिए पढ़ाता है। टीचर इसलिए नहीं पढ़ाता कि आपका सिलेक्शन हो, वो सिर्फ इसलिए पढ़ाता है क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे। वो अपना मनी मेकिंग जॉब को बनाए रखने के लिए पढ़ाता है। इसलिए मैं आपका बड़ा भाई हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी से ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है। बायो में जितने भी टॉपिक्स हैं, और बायो में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी मैं आपको बताता हूं, यहां पर कुछ चीजों पर ध्यान रखिएगा। तो राजीव एक काम करते हैं, राजीव मेरा एक रिक्वेस्ट है, हाँ, एक काम करते हैं गाइस, ऐसा करते हैं कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे आप लोगों ने, राजीव एक बार क्विकली जवाब दे दीजिए और उसके बाद एम्स के प्रिपरेशन पे चलेंगे। ये जितने भी सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, ये सवाल मैंने नीट प्रेप का जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड ना करने की वजह से। अच्छा, और एक चीज अगर मैं समझाना शुरू कर दूं, ठीक है, ये कि बीच में एक तो प्रिकॉशंस प्यूबर्टी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी इन लोगों को वो फ्री कर दीजिए सर। अच्छा, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें इन लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मैंने समझाई है, जितनी आपकी जरूरत की है चीजें वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं आपके लेवल पे था तो मैं भी डरता था, मुझे लगता था जितना टीचर ने बता रखा है सब पढ़ना है, लेकिन आप ये जान लो सब नहीं पढ़ना है।
और क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जिस दिन आप जान गया ना, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर जितने भी मैं देख रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स को मैं यहां पर देख रहा हूं, मुझे पता है इसमें मोर देन 90% का सिलेक्शन हो सकता है। ये अगले 60 डेज की जो आपकी स्ट्रेटजी होगी वो तय करेगा। आपके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपके पास जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस एनर्जी को प्रॉपर वे में उसको शेप देना बहुत जरूरी है। तो एनर्जी कैसे प्रॉपर शेप देंगे उसको समझिए। एक्चुअल में क्या है कि जो कभी भी पहली चीज तो ये आप समझ लें कि एनसीईआरटी के बाहर जितनी भी चीजें दी गई हैं उसमें अगर किसी नोट्स में आपको मिल रहा है, आपने कहीं कोचिंग किया हुआ, अगर टीचर पढ़ाए हुए हैं तो उसको बिल्कुल भूल जाइए। क्यों? क्योंकि दिमाग है छोटा सा, और जिस दिन आपका नीट का एग्जाम होगा ना, उस दिन डेटाबेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जैक्ट डेटा पूछा जाएगा एनसीईआरटी का। आप भूल जाते हैं। क्यों? मैं खुद भूल गया था, क्योंकि जो गलती मैंने किया था वो गलती आप ना करें। बात समझ रहे हैं? तो आप समझ लें कि जो गलती मैंने किया था वो आपको नहीं करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी के एक एक डेटा पर क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रखना है। और जो एनसीईआरटी का डेटाबेस, जितनी भी इंफॉर्मेशन, उसको रटने के लिए दिमाग में जगह होना चाहिए। जब आप बेकार के कूड़ा, क्या कहते हैं इंग्लिश में सर कूड़े को, हाँ जो भी कहते हैं, हाँ, तो जो आप अनवांटेड मटेरियल जितने भी हैं वो सारी चीजें अगर आप इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखेंगे तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मेरी बात मान लीजिए, आपका बड़ा भाई हूं मैं और सही बोलूंगा, इसका विश्वास रखिए। तो कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है जो एनसीईआरटी से बाहर दिया हुआ। बायो में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बायो मजा आता है पढ़ने में, जैसे अभी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोला, फिर जो भी चीजें थी, टॉपिक प्रेगनेंसी, थोड़ा सा एक टर्म दिया हुआ, लेकिन सुनने में मजा आता है क्योंकि हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए बायो ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करता है। लेकिन उसको एक लिमिट से ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अब आपके पास है 60 डेज, ठीक है? 60 डेज, अब सीरियस हो जाइए और आपको ज्ञाता नहीं बनना, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन नहीं बनना, आपको स्ट्रेटजी मेकर बनना है। स्ट्रेटजी मेकर बनने के लिए जरूरी ये है कि कुछ जो एग्जाम में जो पेपर जो लोग पूछते हैं ना, उसका भी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं, क्लू बताता हूं। देखो, एग्जाम में कभी भी एकदम नया क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी भी एकदम नया सा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अच्छा, आगे चलिए। ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो एग्जाम में पेपर कैसे बनता होगा उसकी साइकोलॉजी को आप समझ लेंगे ना, तो आप जब एग्जामिनर की साइकोलॉजी को आप समझ लेंगे तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। होता क्या है, आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी नहीं समझते और अपने तरीके से यंग हैं, आप काफी एनर्जेटिक हैं, तो आप गलत अटेम्प्ट कर जाते हैं। आपको प्रयास ये करना है कि एग्जामिनर की जो की साइकोलॉजी क्या होती है क्वेश्चन पूछने की, उसको आप समझ लें। एक बात जान लें, 95% क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही होते हैं, उसकी थियरी से ही होते हैं। 95% क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी का अगर लाइन 1 अगर इस साल पूछ लिया गया है, लाइन अगर ए पूछ लिया गया है, लाइन ए से क्वेश्चन बन गया, तो उसी के बाद की लाइन से लाइन बी से क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया होता है। मतलब ये कि बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन कोई नहीं बनाता है। हिंदुस्तान में आलसी लोग बहुत ज्यादा होते हैं, लेजी लोग होते हैं, और नए क्वेश्चन बनाते समय खतरा होता है। खतरा ये होता है कि अगर उसका ऑप्शन गलत हो गया तो बहुत बड़ी बेइज्जती होती है, बहुत बड़ा मतलब जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उनकी बेइज्जती होती है। तो इसलिए वो करते क्या है कि जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ही घुमाते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम पिछले 6-7 साल के क्वेश्चंस पेपर को आप लगा लें। उससे आपके दिमाग में समझ में आएगा कि पूछा क्या जाता है, याद क्या रखना है। आप गलती यही करते हैं कि आप अनावश्यक चीजें पढ़ते हैं। सर ये क्या होता है, सर वो क्या होता है, सर ऐसा क्या होता है, सर वैसा क्या होता है। नॉलेज खूब है और सेलेक्ट कोई नहीं होता। सिलेक्शन इतना आसान नहीं है, ये बात जान लीजिएगा। सिलेक्शन जो आप लोगों को लगता है कि अरे मैं पढ़ रहा हूं तो डॉक्टर हो ही जाऊंगा, मेरे फादर ने 1.5 लाख रुपीस पे किया है तो मैं तो डॉक्टर बनने वाला हूं ही, ऐसा नहीं है। जो सही करेंगे, जो तरीके से पढ़ेंगे, अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से शेप देंगे, वही सेलेक्ट होंगे। इसलिए आप यहां पर इस चीज को समझ लें कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है लाइन, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। और जो क्वेश्चन पूछने की जो टेंडेंसी होती है एग्जामिनर की, वो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही पूछते हैं। इसीलिए कभी भी आप
अब 60 डेज में अपने आप को सीरियस हो जाइए और करिए ये कि एनसीईआरटी का, जैसे मान लीजिए सॉरी आपने नीट या जो भी है सीबीएसई पीएमटी के अगर आपने पिछले ईयर्स के अगर आपने पेपर सॉल्व किए हैं, सीबीएसई पीएमटी का या फिर नीट का जो भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो एग्जैक्ट एक्चुअल पेपर होना चाहिए। एक्चुअल पेपर का मतलब जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उनको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करते समय आप करिए ये कि सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखा करिए कि जो क्वेश्चन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस में से आपको ध्यान में रखना है कि अगर उसका ऑप्शन ए होता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कुछ भी पूछा गया उसका ऑप्शन ए है, तो अब आप ये सोचिए बी सी डी जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत क्यों हुए। और एक बात ये भी ध्यान से सोच लीजिएगा कि बी अगर ऑप्शन सही होना होता तो क्या क्वेश्चन बनना चाहिए था। सी अगर ऑप्शन है, सी जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो गलत ऑप्शन है उन पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जो ये आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे वही स्ट्रेटजी पेपर जो फ्रेम करते हैं वो भी अपनाते हैं। बात समझ रहे हैं? और यहीं से अपने आप में एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल ना जाएं। अब यहीं पर जैसे अभी कुछ लोग हमसे क्वेश्चन पूछने लगे थे कि आउटसाइड एनसीईआरटी भी कभी कभी पूछ देता है, तो एक बात जान लीजिए, मैंने आपको बताया 95% रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में 98% एनसीईआरटी होती है। मैं एम से हूं और बहुत ही चैलेंजिंग। 2% छोड़ देने चाहिए। 2% छोड़ देना है, 2% भी नहीं भाई, आप 75% ही केवल आप सही करिए, आपका रैंक आ जाएगा और अच्छा करते जाएंगे, रैंक बेहतर होती जाएगी। इतना कुछ नहीं करना है। जो एक दो जो क्वेश्चन बोले जाते हैं ना वो आपको परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। आप जान लें एग्जाम सिर्फ इस बात का नहीं होता, आपको नॉलेज नहीं टेस्ट किया जाता, नॉलेज के अलावा आपका पेशेंस लेवल भी टेस्ट किया जाता है कि आप डॉक्टर बन गए, आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप क्या डॉक्टर बनेंगे, तो आपका पेशेंस लेवल भी चेक किया जाता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखने का मतलब यह होता है कि आप इस चीज को समझें कि पेपर अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है तो भी आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें। आप अपना टाइम इस बात पर वेस्ट ना करें कि मैंने ये इंफॉर्मेशन पढ़ा ही नहीं था, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई भी नहीं पढ़ा होगा। और ये बात जान लें, इंडिया के जितने भी टॉप क्लास के जो भी टीचर्स होंगे वो भी उस सवाल को नहीं लगा सकते अगर नया क्वेश्चन फ्रेम हो गया है तो। इसलिए जरूरी है कि जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है वो रिपीटेड क्वेश्चन से ही फ्रेम किया जाता है। उसके चारों ऑप्शंस को देखने की कोशिश करिए और देखिएगा अगर आप इस मेरे तरीके को अगर आप अपनाते हैं ना तो अगले 2-3 दिनों के भीतर आपका एग्जाम का बर्डन पूरा खत्म हो जाएगा। वरना अभी क्या लगता है, अरे मैं तो ये भी नहीं जानता, मैं तो वो भी नहीं जानता, मुझे तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। लेकिन आपको सब आता है, जो जरूरी है वो सब आता है। 2 से 5% के लिए कुछ भी मत पढ़िएगा। ये कार्तिकेय त्रिपाठी जो कह रहे हैं राहुल चावला की, कुछ भी मत पढ़िए, आपके पास टॉप इतना टाइम नहीं है। देखिए जो 2 to 5% एक्स्ट्रा जो पूछा जाता है ना, वो क्या पूछा जाएगा वो किसी को नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता है, कोई नहीं जानता क्या पूछा जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी नई चीजें मत पढ़िए, आप स्ट्रेटजी जो आप बना रहे हैं उसी पर आप फॉलो करिएगा। और मैं आपको बता दूं, कभी भी जब आप क्वेश्चन, चूंकि आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं, तो अब आप ये करिए ना कि जब आप क्वेश्चन लगाना शुरू करिए तो कोई भी, जैसे मान लीजिए नीट अगर आपने 2016 का आपने पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो आप प्रॉपरली क्वेश्चन देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन लगा चैप्टर 3 का है तो चैप्टर 3 का जहां से वो क्वेश्चन बना है उसको देखिए, फिर अपने हिसाब से उसको सोचने की कोशिश करिए क्या ऑप्शन था, जो 3 ऑप्शन गलत हैं वो क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्रीवियस ईयर्स के जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर 17 ईयर्स का भी शुभम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं। 17 ईयर्स का भी मत करिएगा। 2006 के पहले एनसीईआरटी पुरानी थी और उसके जो एनसीईआरटी जो 2006 से पहले का था उसका पूरा का पूरा जो पैटर्न था एकदम अलग था, उसमें दी गई इंफॉर्मेशन एकदम अलग थी। 2006-7 के बाद जो एनसीईआरटी आई है वो एकदम अलग है। तो 2006 और 7 के बाद का जो एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चंस, उसी को सॉल्व करिए, उसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी काम नहीं देंगे। दूसरी चीज ये है कि
आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, 10 इयर्स के पेपर से ऐसे हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। जितने स्टूडेंट्स मेरी इस बात को मान लेंगे वो 60% एग्जाम में बिल्कुल परफॉर्म करेंगे, और आपको सेलेक्ट होने के लिए 75% चाहिए। आप जानते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए, राइट? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में 75% देखिए 75% पर आपका सिलेक्शन होगा। 60% तो मैंने आपको बताया केवल आप ये सीबीएसई या नीट का अगर आप लास्ट के 10 इयर्स के पेपर्स को जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं आराम से आप सॉल्व कर लेंगे ना, 60% आपका मार्क्स आना ही आना है। बाकी बच गए 15%, वो कैसे आएगा? तो मैं आपको बता दूं, एएमयू जो एग्जाम होता है, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और एम्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है ये काफी हद तक एनसीईआरटी से बनता है, ठीक है? ये जो है काफी हद तक एनसीईआरटी से बनता है। एएमयू में क्या होता है कि 80% तक वो एनसीईआरटी होता है और 20% बकवास होता है। बात समझिए, 80% एनसीईआरटी होती है, 20% बकवास होता है। 20% बकवास वाले क्वेश्चन मत देखिएगा, अब उसमें ये मत करने लगेगा, इसमें रिसर्च करने लगेगा। होता क्या है कि आपकी गलत स्ट्रेटजी आपके सिलेक्शन होने के लिए हमेशा रोकती है। तो आप ये 20% जो एएमयू वाला क्वेश्चन है, एएमयू में जो बकवास वाले क्वेश्चन उसको मत देखिए, लेकिन ये जो 80% एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन है इसको अगर आपने कर लिया पिछले 10 इयर्स के, तो आप समझ लीजिए आप 60 से 70 पर पहुंच जाएंगे। तो राजीव एक बात समझ मिनट लीजिए। गाइस, एक चीज समझ लीजिए अच्छी तरह, जो राजीव बोल रहे हैं ये खुद एम्स में पढ़ रहे हैं अभी, और आप सब लोग का सपना है कि आप लोग भी एम्स में पहुंच जाए, ठीक है? कोई भी किताब उठा लीजिए, अरिहंत का किताब होता है पिछले 29 साल के पेपर का, 2006 तक के क्वेश्चन लगा दें, बस। ठीक है? टाइम नहीं बचा है आपको, यदि टाइम खराब करना है तो इतनी मोटी कोई भी बुक उठा लीजिए, बायोलॉजी के पढ़ना चालू कर दीजिए। अब उसके बाद एमबीबीएस में पहुंचे नहीं पहुंचे वो भगवान के ऊपर है, पर यदि पहला स्टेज ये है कि एमबीबीएस में घुसना है, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइजेज है उन्हें करिए, प्लीज तामझाम की किताबों को साइड में रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है जी, ठीक है? तो ये क्लियर कट चीज राजीव ने बताया। राजीव हमारे पास क्योंकि अब टाइम लिमिटेड है, ठीक है, टाइम लिमिटेड है, लेकिन मैं आपको बताता हूं आगे की चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी। देखिए, नीट का पहले स्ट्रेटजी बनाई, एम्स का बाद में बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। यहां पर मैंने आपसे बोला 60% तो आप ये सीबीएसई या नीट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे आप निकाल लेंगे, ठीक है? बच गया अब आपका 10% और एडिशनल मिल जाएगा, वही इंफॉर्मेशन और आपकी मेच्योर हो जाएगी जब आप एएमयू पे लगाएंगे। एएमयू में भी मैंने आपको बताया 80% ही आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, जो 20% आउट ऑफ द सिलेबस उस पर ध्यान नहीं देना है। इसके बाद आप 70% पर आ गए, यानी आप सिलेक्शन के काफी करीब आ चुके हैं। इसके बाद आप एम्स का जब आप लगाना शुरू करेंगे ना, तो एम्स लगभग 90% तक, मोर देन 90% तक एम्स जो है एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है एम्स। तो मोर देन 90% एम्स एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो वो जो एम्स के जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 70% से आप उठने लगेंगे, और आप सिलेक्शन कहां तक जाएगा आपको खुद भी नहीं पता। वो 75% भी हो सकता है, वो 80% भी हो सकता है, वो 85% तक भी कितने नंबर का पेपर होता है सर एम्स में? एम्स में देखिए, अभी वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, अभी उस पर मैं चलूंगा। देखिए, स्ट्रेटजी पर सीधे अभी मैं बात कर रहा हूं, इस पर बहुत ज्यादा वो नहीं करना है। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है उमाकांत विश्वास जी ने, ठीक है, असर्शन रीजन पर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने आपसे जो कहा था ना कि एम्स का जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगते हैं तो उसमें 70% से के बाद जो आप गेन करते हैं, 70% से अबव जो भी आप गेन करते हैं, 70% के बाद जो भी आप एक्स्ट्रा गेन करते जाते हैं, 75-80%, वो कैसे गेन करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो एम्स के पेपर को सॉल्व करने से ही आ सकता है। तो वो कैसे आप करेंगे उसको भी देख लीजिए। यहां पर करना ये होता है कि आप एम्स में क्या होता है, एक तो आपका वन लाइनर पूछा जाता है जो सीधे सीधे आंसर होता है। इसके अलावा जो असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं ए एंड आर का, उसको लगाना बहुत आसान होता है। देखिए, उसमें आप ये बात जान ले, मैं खुद भी केमिस्ट्री की किताब लिखे हुआ हूं, मैं पब्लिकेशन को बहुत करीब से जानता हूं। जिस किसी भी पब्लिकेशन की आप किताब पढ़ते हैं मैं उसको बहुत करीब से जानता हूं, ठीक है? और आप ये जान लें कि जो लास्ट 10 इयर्स के जो पेपर्स हैं वही जेन्युइन ठीक ठाक अगर मिल जाते तो वो सही है। बाकी असर्शन रीजन के लिए कोई नई किताब मत पढ़िएगा। असर्शन रीजन भी आपको एनसीईआरटी से ही होगा, बिल्कुल। ये तुषार ने बोला है कि एनसीईआरटी और पास्ट 6 ईयर का पेपर सॉल्व करना, बिल्कुल हो जाएगा तुषार जी, बिल्कुल हो जाएगा। आप लास्ट 6 ईयर के आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, विश्वास कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ रहेगा,
होता क्या है, देखिए नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एग्जाम की लिमिट होती है, वो एक सिलेबस को पूछता है, वो आपका नॉलेज एक सिलेबस के दायरे में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप अनाप शनाप की चीजें, आप बेकार की चीजें पढ़ेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए असर्शन रीजन पर बात करते हैं, जो एम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है कि एनसीईआरटी ने जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी का जब आप पढ़ते हैं ना 1 by 1, जब आप लाइन पढ़ते हैं ना, तो उसी में आप खुद से डेवलप करने की कोशिश करिए कि क्या असर्शन रीजन एनसीईआरटी के भीतर है छुपा हुआ। एक्चुअली एम्स में जब क्वेश्चन बनता है ना, मान लीजिए कोई भी थ्योरी दी गई है, ठीक है, जैसे आपने एक बात एक स्टेटमेंट है कि राजीव दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, राजीव दिल्ली में रहते हैं और वो एम्स में पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से करके स्टेटमेंट है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि एनसीईआरटी में ऐसे ही कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं या फिर जो भी आप एग्जांपल मान लें, तो यहां पर क्या है कि एनसीईआरटी क्या करता है, यहीं से इस लाइन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। कभी भी एनसीईआरटी को पढ़िए तो इसी तरीके से पढ़िए। इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी देगा असर्शन के रूप में बोल देगा राजीव लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, और उसके बाद जो अगली इंफॉर्मेशन होती है उसको वो रीजन बना देता है। बात समझ रहे हैं, वो अगले इंफॉर्मेशन को रीजन बना देता है। रीजन वो क्योंकि वो एम्स में पढ़ रहे हैं, फिर आगे लिख देगा क्यों, क्योंकि वो सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, इस तरीके से करके इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इसीलिए असर्शन रीजन के लिए कभी नई प्रैक्टिस मत करिए, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है, उसमें क्या करिए, जो भी स्टेटमेंट असर्शन के रूप में दिया जाता है उसको आप देखा करिए और रीजन को आप छुपा दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप क्या करिए कि जब कभी भी आपको असर्शन रीजन सॉल्व करना है तो आप असर्शन को देखा करिए, रीजन को छुपा दीजिए। जैसे एक स्टेटमेंट है राजीव लिव्स इन दिल्ली, तो राजीव दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अब आप खुद से सोचने की कोशिश करिए किस लिए रहते हैं, क्या वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, क्या वो पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर क्या करते हैं। तो यहां पर आपको रीजन मिल जाएगा, यहां जब आप जो सोचते हैं ना वही आपको रीजन के रूप में मिल जाता है। तो आप मेरी बात समझिए, तो अब यहां पर आपको पता है ना कि असर्शन का प्रॉपर रीजन मिल रहा है, तो आपको पता है ना ए सॉल्व, ए टिक करना होता है। अगर असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ राजीव दिल्ली में रहते हैं, नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों का लिंक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप असर्शन को पढ़ा करिए, रीजन को छुपा दीजिए। असर्शन का रीजन खुद सोचने की कोशिश किया करिए, कभी रीजन पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। कभी भी एग्जाम में जो एम्स का लास्ट ईयर का जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा ना, तो इस स्ट्रेटजी को अपना करके देखिएगा। असर्शन रीजन कभी आपका गलत नहीं हो सकता है। इसमें करना क्या है, आपको करना होगा कि असर्शन और रीजन, ये जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं आपको बता रहा हूं, सॉरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बता रहा हूं, फिजिक्स में भी यही बात लागू होती है। आप फिजिक्स में भी यही फंडा अप्लाई करके देखिए। आज देखिएगा एम्स का पेपर सॉल्व करके, बायो में एटलीस्ट आप करके देखिएगा, असर्शन देखिएगा, रीजन को छुपा दीजिएगा, रीजन को खुद सोचिएगा। अगर जो आप रीजन सोच रहे हैं अपने दिमाग में वही रीजन लिखा हुआ है तो यानी पूरा एक्सप्लेन हो रहा है। अगर जो आपने दिमाग में सोचा फंडामेंटली जो होना चाहिए था वो रीजन अगर नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आप दूसरे स्टेटमेंट रीजन को पढ़िए और ये देखने की कोशिश करिए क्या जो रीजन लिखा हुआ है वो सही है। अगर मान लीजिए एक तो है कि आपने छुपा दिया, छुपाने के बाद आपने सोचा कि असर्शन का रीजन ये हो सकता है, अगर वो बात लिखी है तब तो दोनों बात एकदम सही दिख रही है। अगर जो आपने देखा कि रीजन वो नहीं लिखा है जो आप सोच रहे हैं लॉजिकली, तो आप समझ लीजिए कि वो रीजन असर्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है। फिर आप रीजन के लिए सोचिए कि जो रीजन के रूप में लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो क्या सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या सही स्टेटमेंट वो लिखा हुआ है। अगर वो सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये देखिए कि ये दोनों सही हैं लेकिन मैच नहीं हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन। अगर ये जो रीजन लिखा हुआ अगर वो गलत है तो उसको सी ऑप्शन कर दीजिए, और अगर दोनों ही गलत है तो डी में ही पता चल जाता है, पहले ही राउंड में पता चल जाता है कि बात गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से असर्शन रीजन के लिए आप करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि असर्शन रीजन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, और इसकी सबसे गंदी बात यह है कि इंडिया में कोई बुक ऐसी नहीं है एक्सेप्ट एनसीईआरटी जो आपकी मदद करने वाली है। तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री में खास तौर पर जो आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं ना, ठीक है, जो आप नुकसान करते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं, आप इधर उधर की चीजें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन बन जाता है और आप एग्जाम को लूज कर देते हैं।
बहुत सारे लोगों ने नुकसान किया है, इसलिए आप अपना बचाव कर लीजिए, अभी से एनसीईआरटी पे ध्यान दे लीजिए। इसके अलावा मैं अब आपको बताना चाहता हूँ एम्स का हो गया असर्शन रीजन, आपका नीट की प्रिपरेशन जीके और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर लोगों का क्वेश्चन था कि जीके और हाँ जीके पर चलता हूं मैं, जीके पे चलता हूं। जीके जीके की बात मैं आपको बता दूं, जीके बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए एम्स के लिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब कहने की बातें होती हैं कि मैंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं जीके बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं आपके स्टेज पर था, ठीक है, मैं आपके जैसा एक सिंपल सा स्टूडेंट था जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने सिविल की तैयारी करने वाली कोचिंग ज्वाइन कर लिया था 2-3 महीने के लिए, समझ रहे आप, जनरल नॉलेज के लिए खूब सारी किताबें पढ़ डाला था, ठीक ठाक मेरी जनरल नॉलेज हो गई थी। मैंने, चूंकि मेरा एक ड्रीम था कि एम्स जाना है, तो मैंने सिविल की तैयारी करने वाली कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। और हुआ क्या, उस चीज को भी देखें, जीके वहां एग्जाम जब मैंने दिया तो उस समय 3 क्वेश्चन मेरे जीके के अच्छे क्वेश्चन सही हो गए। मतलब ये कि जो एवरेज स्टूडेंट सही नहीं कर सकते, वो ऐसे 3 क्वेश्चन मेरे एक्स्ट्रा सही हो गए, क्योंकि मैंने जीके के लिए स्पेशल कोचिंग किया। लेकिन ओवरऑल जो सिलेबस में था, जो आसान क्वेश्चन जो होते हैं पीसीबी के, ऐसे 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। वो इसलिए गलत हो गए क्योंकि जो मुझे टाइम देना चाहिए था अपने सब्जेक्ट पर, वो पूरा पूरा एनर्जी मैंने जीके पर लगा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? नहीं, मैंने ये कहा कि अगर मैं अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ता तो 4 आसान क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं होते। और मैंने गेन क्या किया, इतने सारे मेहनत करके 3 एडिशनल क्वेश्चन मैंने सही किए। अल्टीमेटली मैंने लूज किया 1 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैंने बढ़िया प्रयास किया होगा तो इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जीके का क्वेश्चन सॉल्व करने से एक आपकी एनर्जी का वेस्टेज होता है, पूरी तरह एनर्जी का वेस्टेज होता है, यहां एनर्जी पूरी तरह बर्बाद जाती है। क्योंकि आप ये जान लें कि जो जीके पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं। इस 20 क्वेश्चन में, ठीक है, यहां पर देखें 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन कोई भी लगा सकते हैं, 10 क्वेश्चन कोई भी लगा लेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, जिन्होंने 6 से लेकर के 10 तक उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इससे बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने, मतलब एनसीईआरटी पढ़ा होगा 6 से लेकर 10 तक के, वो अगले 2 सवाल और सही कर लेंगे, तो 20 में से हो गया 12 क्वेश्चन सही हो गया। और एक बात जान लें, आगे के जो अंतिम 8 क्वेश्चन होते हैं वो किसके सही होंगे वो कोई नहीं कह सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस समय जो मुझसे क्वेश्चन नहीं लग पाया था वो मैं याद कर लिया था कि मुझसे ये सवाल क्यों नहीं लगा। पता चला 1-2 सिविल की तैयारी करने वाले लोगों से मैंने पूछा तो उनको भी क्वेश्चन नहीं आते थे। बात समझ रहे हैं? तो होता क्या है कि जीके बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा है, तो उसको मतलब समझ पाना बहुत मुश्किल है। जीके लिमिटेड ही पढ़िए, लिमिटेड क्या, 10 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही आते हैं, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। जो 50% क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल होते हैं। 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व एक्स्ट्रा करने के लिए आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले नीट की तैयारी करिए, नीट में सीट्स ज्यादा है, और सबसे पहले अपनी जगह नीट में सिक्योर करिए। नीट की तैयारी बहुत अच्छी बनी रहेगी तो एम्स में अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जनरल नॉलेज अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करिए कि आप नीट की तैयारी करिए। नीट की तैयारी अच्छी रहेगी तो एम्स का तैयारी अपने आप हो जाएगा। एम्स में जो प्रॉब्लम करता है वो असर्शन रीजन करता है, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड है। आपके सिलेबस से ही मिलता जुलता क्वेश्चन असर्शन रीजन का होता है, तो आप अपनी पूरी एनर्जी असर्शन रीजन को सॉल्व करने पर लगाइए। क्योंकि अगर आप एम्स का असर्शन रीजन अगर आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, तो आप यहां पर नीट में बहुत अच्छा आप रैंक ला सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया 70% तक आप इन दोनों क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। सीबीएसई नीट और एएमयू के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप 70% तक आराम से मार्क्स ला सकते हैं। जो आगे सिलेक्शन के भीतर जाना है वो एम्स के पेपर को सॉल्व करते ही आपको आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। और एक बात जान लीजिए, एग्जामिनर आपसे कम जानता है। जिन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, वो ये कौन बोल रहे हैं, पुंकराज सिंह जी। अगर आपको लगता है कि जीके करंट अफेयर से आता है तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही बात बताऊं, आपको जो मन करे वो आप कर सकते हैं,
ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर सिलेक्शन हो लेना है तो स्ट्रेटजी से सिलेक्शन मिल सकता है। बेकार की अपनी दिमाग में बेकार की बातें अगर आप दोहराएंगे तो आप परेशान होंगे, फिर वही याद आएगा कि राजीव भैया ने जो बात कहा था वो सही बात कहा था, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना नुकसान किया था, मैं नहीं चाहता आपका नुकसान, और नुकसान नहीं करना है। तो इसलिए यहां पर देखिए जो मेहरोत्रा है, शीर्षक मेहरोत्रा, आप देखिए AIEEE का पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, ठीक है। मैं जो भी बात बता रहा हूं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं। देखिए जो इंटेलिजेंट है वो कुछ भी पढ़े, मैं उनको कुछ भी ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, जो सेलेक्ट होना चाहता है और जो चाहता है कि लाइफ में जल्दी अच्छा कर ले, बढ़िया तरीके से टाइमली सारी चीजें हो जाएं, तो ऐसे स्टूडेंट को ध्यान में रखना होगा कि यही स्ट्रेटजी होता है। तरीके से आप पढ़िए, तरीके से काम करना शुरू करिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपको लग रहा है अरे सब हो जाएगा, ये जो लोग बोल रहे हैं, लोग बेकार की बातें बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। और एक बात जान लीजिएगा, जो एग्जाम में पेपर पूछने वाले लोग होते हैं वो आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, वो बस इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछते हैं। आप गलती ये करते हैं अपना ओवर स्मार्टनेस की वजह से। और मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए अपनी बात बता रहा हूं, जो चाहता है इसी बार सेलेक्ट होना। जो ओवर स्मार्ट है वो अपनी मर्जी जो करना चाहे करे, लेकिन अगर आपको पहले तो आप मान लें कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं, उसके बाद ही आपके ऊपर कोई स्ट्रेटजी लागू हो सकती है। जो लोग ओवर स्मार्ट हैं वो लोग अपना नुकसान करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि कभी मैं भी ओवर स्मार्ट था, तो मैंने किया अपना नुकसान, बाद में मुझे फिर अटेम्प्ट देना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका वो समय खराब हो, बहुत बुरा लगता है। फैमिली कोई दुनिया में कोई किसी का नहीं है, पेरेंट्स भी अपने साथ छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वो बुरा फेज ना अपनी लाइफ में देखें, आप अच्छे से काम कर लें, टाइमली आपका सब कुछ हो जाए। तो इसलिए जरूरी है कि अच्छे तरीके से इसी स्ट्रेटजी को अपनाइए। सबसे पहले समझ लीजिए कि आप एवरेज स्टूडेंट हो। दूसरी चीज ये है कि आपको पता होना टाइम लिमिटेड है। तीसरी बात ये है कि आपसे लिमिटेड सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। चौथी बात ये पता होना चाहिए कि जो एम्स का सपना देख रहे हैं वो लोग जीके पढ़ना छोड़ दें, वो असर्शन रीजन पढ़ें। असर्शन रीजन कहां से निकलेगा? एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से खोजना शुरू करें। जैसे एनसीईआरटी में 2 लाइन लिखी हुई है, तो आप वहीं पर आप दिमाग दौड़ाओ ना, अपने नेचुरली आप दौड़ाओ। क्या इससे असर्शन रीजन बन सकता है क्या? ये लाइन लिखी हुई है, अगला क्या इसका रीजन है क्या? जहां वो दिख रहा है उसको हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर दो ना, AR करके लिख दो, ठीक है। और ऐसे आप बनाओ। अगर आपको लगता है कि इस पर जितने लोग काम कर रहे हैं इस समय, करंटली शायद 49 स्टूडेंट्स हैं, है ना सर? क्या इस समय ऑनलाइन 49 स्टूडेंट्स हैं ना? हाँ, तो जो 49 ये आज कुछ ये नंबर है ना गलत दिखा रहा है, अच्छा, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बट ये यहाँ पे 3 दिखा रहा है, बट एक्चुअली नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो अच्छा ठीक कुछ है। पता नहीं उसमें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी आप यहाँ पर कर रहे हैं अपना काम, इसमें जितने लोग भी हैं, मेरी इस स्ट्रेटजी को अपनाइएगा, कपिल सर को अपना फीडबैक दीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि अब आप ये सोच रहे होंगे, जब मैं था आपके स्टेज में, तो मुझे ये एक बात याद रखिएगा, सेलेक्ट अगर होना है तो जितना आपको बायो आता है उतना ही आपको केमिस्ट्री भी आना चाहिए और उतना ही आपको फिजिक्स भी आना चाहिए। किसी में आप बच नहीं सकते हैं। जिस बच्चे का फिजिक्स अच्छा हो गया, वो पक्की बात है उसका केमिस्ट्री और बायो तो अच्छा होगा ही होगा। तो इसलिए आप फिजिक्स पर फोकस करिए, केमिस्ट्री पर फोकस करिए। और इस समय सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि काम कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं था तो मुझे तो कोई नॉलेज रिसोर्स पता ही नहीं था कि मैं कहां से तैयारी करूंगा, लेकिन आप लकी हैं। आपके लिए एक अच्छी चीज ये है कि मिस्टर कपिल ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए जो बनाया है। आपको कोई भी डाउट है, पर्सनली जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मिलें, इस पर आप यहां पर देखें। और अभी चल रहा है या नहीं सर? हाँ, इंटरनेट ऑन है, अच्छा, बस लाइट चला गया। अच्छा। यहाँ पे लाइट चला गया गाइस, सॉरी, पर इंटरनेट ऑन है तो आप लोग हमें देख सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंटरनेट तो ऑन है ना सर? हाँ, इंटरनेट ऑन। अच्छा, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जब कभी भी आपको कोई दिक्कत है, मान लीजिए ये कपिल सर ने जो अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इसमें पूरा नॉलेज रिसोर्स है। और मेरे साथ एक दिन ये बैठ करके कितने चैप्टर्स हम लोगों ने तय किया था, मैं था और सर थे, जितिन मिश्रा थे और शर्मा सर थे। तो हम लोगों ने मिल करके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हम लोगों ने तैयार रखे हैं, जो हॉट चैप्टर्स है, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है।
ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे चैप्टर्स को कंपाइल किया हुआ है। मैंने सारी लिस्ट शेयर की हुई है इन लोगों तो वो जो हॉट चैप्टर्स हैं, हॉट टॉपिक्स के पर बेस्ड जो चैप्टर्स हैं वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आपकी जो भी दिक्कत है, जो फिजिक्स की समस्या अभी तक रही है, तो 60 डेज में आप कवर कर सकते हो। आप कपिल सर से बात करो, और मैं आपको बता दूं, इंडिया में इससे सस्ता और टाइमली एजुकेशन कहीं नहीं मिल सकता है। विश्वास कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब इस यहाँ पर नहीं झूठ बोल सकता, क्योंकि मैं भी एस्पायरेंट रहा हूँ, आपके लेवल पे रहा हूँ। तो मैं इसलिए मैं कहूंगा कि जितनी भी चीजें हैं बहुत डिसिप्लिन वे में सर कराते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे तरीके से आप इस चीज को करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर आप नेक्स्ट जब भी कोई प्रॉब्लम है तो कपिल सर को आप कभी भी बात कर सकते हैं। इनका अपना एक है कि जिस तरीके से आज ऑनलाइन आप सामान खरीदते हो, वैसे ऑनलाइन जिस दिन एजुकेशन हो गया ना, उस दिन बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। आज बहुत सारे लोग मैं अपने बारे में कभी बताऊंगा कि जब मैं तैयारी करता था तो हमारे घर में पैसे सारे खत्म हो गए थे। क्यों? इतनी महंगी कोचिंग में सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया था, सरवाइव करने के खर्चे नहीं रह जाते हैं। तो इतना महंगा जो एजुकेशन है उसका एक अल्टरनेटिव आना जरूरी था, और इंटरनेट के माध्यम से वो अवेलेबल कराना चाहते हैं कपिल सर, तो उसका फायदा आप लोग उठाइए। मेरा रिक्वेस्ट है कि टाइम है, वरना क्या होता है कि एक लिमिट आ जाएगा जब आप पैसे भी खर्च कर सकते हैं, फिर भी आपको कोई मिलने वाला नहीं है। लेकिन आज इंटरनेट की दुनिया है इतनी तेज कि आप नीट प्रेप का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर जो टॉपिक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है, तो उसको आप लोग फॉलो करिए। और इसीलिए 10 चैप्टर्स तो आपको सैंपल के रूप में मिल ही रहा, आप देखो एक बार, विश्वास करो, और एनसीईआरटी पर पूरा भरोसा रखो। अपने नॉलेज को कहीं ना कहीं लिमिटेड रखो, बहुत ज्यादा बचपना मत करो, वरना मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कोचिंग वाले टीचर्स तो आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं 40%, और बाकी बच गया 60% अपनी गलत स्ट्रेटजी से कर लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि कोचिंग, इसलिए क्योंकि मैंने इस चीज को देखा है, बायो पढ़ाते समय वो चीजें, बेकार की चीजें पढ़ाएंगे जिससे आपका भविष्य खराब होता है, आपका भविष्य खराब होता है। लेकिन उनका अपना बिजनेस बनाए रखने के लिए वो आपको बेकार की चीजें पढ़ाते हैं, आपको जिससे मजा आता है, जिससे आपको इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए अब मैं कपिल सर को दूंगा, लेकिन बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़ो। टीचर इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ भी बेकार की चीजें क्लास में पढ़ा दी, उन सारे इंफॉर्मेशन को भूल जाओ। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन याद रखना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन नीट का एग्जाम होता है उसमें सारे कुछ भी इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती, तो इंफॉर्मेशन अभी से ही मजबूती से याद रखना जरूरी है। ओके राजीव, थैंक यू। मैं 1 मिनट रैप अप कर देता हूँ। तो गाइस, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, हालांकि लाइट चली गई है और मैं एक गुफा में छुपा हुआ डाकू लग रहा हूँ, पर ऐसा है कि जो राजीव ने कहा, और काफी सारे क्वेश्चन जो आज बायो में थे, गाइस यदि आपको बायो पढ़ने में मजा आता है तो एमएससी बायोलॉजी कर लीजिए, ठीक है। कभी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी। पर यदि आपको नीट में घुसना है, ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में स्कोर करना पड़ेगा। बायो में 300 नंबर लाने होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में कम से कम 100 नंबर चाहिए। और जितना टाइम बचा है 7 दिन, ठीक है, 7 दिन जो बचे हैं उसमें यदि आपने तरीके से तैयारी नहीं की तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज एनसीईआरटी पे फोकस करिए, हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो देखिए, एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, और जो मैंने एमसीक्यू की किताबें बताई है, एक ही किताब कोई भी पकड़ लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। मेरे पास और कोई तरीका नहीं। आपने राजीव से सुन लिया, राजीव खुद अभी एम्स से पढ़ रहे हैं, 4th ईयर में है। नहीं, 4th ईयर नहीं, हाँ, इंटर्न। राजीव अब इंटर्न है, राइट, 4th ईयर में पिछले साल थे, ठीक है। तो अब आपने राजीव की बात सुन ली है। ये मेरा नंबर दिख रहा होगा गाइस, 8527521718, ठीक है। तो रोहित लिखूं यहाँ पे वापस,